गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो चैप्टर का नाम आप देख पा रहे हो, कैपिटल बजटिंग, बहुत सारे स्टूडेंट्स को फास्ट ट्रैक बैच में कैपिटल बजटिंग ही करना होता है कि एक तो आप कैपिटल बजटिंग करा दीजिए और एक आप वर्किंग कैपिटल करा दीजिए। मेन दो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में दे रखे हैं। वर्किंग कैपिटल भी बड़ा चैप्टर और कैपिटल बजटिंग भी बहुत बड़ा चैप्टर। तो ये दो चैप्टर मेन हमारे पिलर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट के, और जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। कैपिटल बजटिंग चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे। ये हम 4th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। 3 चैप्टर ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। लिवरेज कंप्लीट कर चुके हैं, रेशियो एनालिसिस कंप्लीट कर चुके हैं, वर्किंग कैपिटल कंप्लीट कर चुके हैं, और आज हम स्टार्ट करेंगे कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग इस चैप्टर में दे क्या रखा है? जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप करने से पहले उस इन्वेस्टमेंट को इवेल्युएट करते हो। जैसे मान लीजिए आपने 12th पास की, 12th पास करने के बाद में आपको क्या करना है? सीए करना है, सीएमए करना है, सीएस करना है, एमबीए करनी है, या क्लैट करना है, क्या करना है? आप लोगों ने क्या किया होगा? इवेल्युएट किया होगा कि कौन सा कोर्स कैसा है, कोर्स कंप्लीट करने के बाद में क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कोर्स किस टाइप का है, थियोरेटिकल कोर्स है, प्रैक्टिकल कोर्स है, भारी है, इजी है, हो जाएंगे, नहीं हो पाएंगे। सब कुछ आपने सारे पॉइंट्स को पहले इवेल्युएट किया होगा। देन यू डिसाइडेड कि नहीं, मुझे तो सीए करनी है। करेक्ट ना? ऐसा ही हुआ होगा। तो जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप पहले उस इन्वेस्टमेंट को इवेल्युएट करते हो कि क्या मुझे इस इन्वेस्टमेंट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का मतलब कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में नहीं कह रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी। जैसे मान लीजिए आपने सोचा कि आपको क्या हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। अब आज के टाइम में कोई भी इन्वेस्टमेंट कम कैपिटल से इन्वेस्ट होता ही नहीं है, स्टार्ट होता ही नहीं है। कैपिटल आपको बड़ी चाहिए। 2-5 करोड़ तो आजकल मतलब छोटा अमाउंट हो गया। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है। अगर आपका डिसीजन कहीं आगे जाके गलत हो गया तो टाइम का लॉस हुआ जो, वो तो है ही। उसके अलावा जो कैपिटल आपने इन्वेस्ट की थी उसमें से भी बहुत सारा आपको नुकसान हो जाएगा। तो आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले, आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उसको इवेल्युएट करना होता है कि क्या मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है या नहीं करना है। अब उसको इवेल्युएट कैसे करें? इवेल्युएट करने के लिए हमारे चैप्टर काम आता है और उस चैप्टर का नाम है कैपिटल बजटिंग। मतलब कैपिटल बजटिंग का जो चैप्टर है ये प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करने के काम आता है। प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करने के काम आता है, ये पता करने के लिए कि क्या इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। करेक्ट? कैपिटल बजटिंग टेक्निक, ये जो टेक्निक है इन्वेस्टमेंट को इवेल्युएट करने के लिए, इसके लिए हमें पहले कुछ पॉइंट्स को समझना पड़ेगा। फिर कैसे प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करते हैं वो उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? ये मोबाइल तो मैं कर देता हूँ साइलेंट, जिससे कि आपके और मेरे और कैपिटल बजटिंग के बीच में कोई और नहीं आ सके। ठीक है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं कैपिटल बजटिंग। देखिए आपको कुछ टर्म्स को पहले समझना है। ठीक है? सबसे पहले आपको समझना है कैश आउटफ्लो।
कैश आउटफ्लो। व्हाट इज कैश आउटफ्लो? जब आप कोई भी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, मतलब जब भी कोई आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो सबसे पहले आपको उस बिजनेस में इन्वेस्ट करना होता है। कहाँ इन्वेस्ट करना होता है? आपको इन्वेस्ट करना होता है फिक्स्ड एसेट्स में, और आपको इन्वेस्ट करना होता है वर्किंग कैपिटल में। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल इज कॉल्ड कैश आउटफ्लो। आपको जितना भी पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, और जब भी आप कोई भी बिजनेस के बारे में अगर आप सोचो, तो पैसा इन्वेस्ट दो जगह ही होता है। आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है फिक्स्ड एसेट्स में, प्लांट मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, व्हीकल्स, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, जो भी फर्नीचर, तो आपको इन्वेस्ट करना होता है फिक्स्ड एसेट्स में, और आपको इन्वेस्ट करना होता है वर्किंग कैपिटल में, स्टॉक, डेटर, कैश बैलेंस, इन सब में। तो कैश आउटफ्लो का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल, इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल। आप जैसे ही इन्वेस्टमेंट करोगे आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आप फिक्स्ड एसेट्स परचेज करोगे या उसका कंस्ट्रक्शन करोगे, फिर वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करोगे, और आपका बिजनेस वहां से क्या हो गया, स्टार्ट। तो बिजनेस जब स्टार्ट करते हो तो आपका कैश आउटफ्लो होता है, मतलब इन्वेस्टमेंट होता है, करेक्ट। उसके बाद में होता है कैश इनफ्लो, मतलब बिजनेस आपको पैसा देना स्टार्ट करता है, कैश इनफ्लो। बिजनेस से आप कैश जनरेट करते हो, पैसा जनरेट करते हो। बिजनेस करते तो इसीलिए ना, क्या बिजनेस करोगे, आप पहले इन्वेस्ट करोगे, फिर बिजनेस आपको पैसे देना स्टार्ट करेगा। कैश इनफ्लो का मतलब होता है प्रॉफिट। बिजनेस से क्या आप कमाते हो? बिजनेस से आप कमाते हो प्रॉफिट। एक होता है नेट प्रॉफिट, बिल्कुल आप लोग समझते हो व्हाट इज नेट प्रॉफिट, जो आप ट्रेडिंग P&L अकाउंट बना के सबसे लास्ट में क्या कैलकुलेट करते हो, नेट प्रॉफिट तो निकालते हो। कैश इनफ्लो का मतलब होता है कैश प्रॉफिट। व्हाट इज कैश इनफ्लो? इट इज कैश प्रॉफिट। कैश इनफ्लो का मतलब होता है कैश प्रॉफिट। कैश इनफ्लो का मतलब होता है कैश प्रॉफिट। कैश प्रॉफिट क्या? वो प्रॉफिट जो आपको कैश में रियलाइज हुआ है। अब बनाते हो ना कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम सबसे पहले क्या करते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसमें आप क्या करते हो, नेट प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन को वापस ऐड कर देते हो, है ना। कैश प्रॉफिट का मतलब है वो प्रॉफिट जो आपको कैश में रियलाइज हो रखा है। अब वहां तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में तो बहुत सारे एडजस्टमेंट आपको करने होते हैं, राइट, बट यहां पर छोटा सा एडजस्टमेंट है। कैश प्रॉफिट का मतलब होता है नेट प्रॉफिट। जैसे आप नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें आप डेप्रिसिएशन को वापस ऐड करते हो। डेप्रिसिएशन आप क्यों ऐड करते हो? क्योंकि डेप्रिसिएशन में कोई भी तरह का पेमेंट नहीं होता, बट नेट प्रॉफिट को जब आपने कैलकुलेट किया है तब तो आपने डेप्रिसिएशन माइनस करके किया। तो आप नेट प्रॉफिट जो भी आपको मिला उसमें डेप्रिसिएशन वापस ऐड कर दो। रिजल्ट इज व्हाट? रिजल्ट इज कैश इनफ्लो। एक टर्म और समझते हैं और वो है टर्मिनल वैल्यू। टर्मिनल वैल्यू, देखो बिजनेस का एक टाइम पीरियड होता है। हम ऐसा मानते हैं कि बिजनेस का एक टाइम होता है, 10 साल, 12 साल, 15 साल। वैसे तो आप कहोगे कि बिजनेस तो जिंदगी भर करते रहेंगे। जो बिजनेस स्टार्ट किया है वो जिंदगी भर करते रहेंगे, आगे हम करेंगे, आगे हमारे जो बच्चे हैं वो करेंगे, है ना। बट हम यहाँ पर मानते हैं कि बिजनेस की एक लिमिटेड लाइफ होती है, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल। अब इस लाइफ को कैसे कैलकुलेट करें? तो हम ऐसा मानते हैं कैपिटल बजटिंग में कि आपकी जो मेन एसेट है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी मेन एसेट होती है जनरली, तो जो प्लांट एंड मशीनरी की लाइफ है हम उसको बिजनेस की लाइफ मान लेते हैं। मेन जो एसेट है उसकी जो लाइफ, उसी को हम
जनरली बिजनेस की लाइफ मान लेते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपकी प्लांट एंड मशीनरी की लाइफ 10 साल है, तो हम ऐसा मानते हैं कि बिजनेस की लाइफ भी 10 साल है, क्योंकि 10 साल बाद आपको पूरी प्लांट एंड मशीनरी को चेंज करना पड़ेगा। तो एक तरीके से वापस आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या कंटिन्यू करें या नहीं करें, ऐसा हम हमारी एजम्पशन है, ठीक है। तो टर्मिनल वैल्यू का मतलब होता है कि जब जब बिजनेस की लाइफ खत्म हो जाएगी, जैसे 10 साल फॉर एग्जांपल, तो 10 साल बाद जब बिजनेस एंड हो जाएगा, वापस स्टार्ट करना नहीं करना इट इज योर चॉइस, बट 10 साल बाद जब बिजनेस कंप्लीट हो जाएगा, वो इन्वेस्टमेंट जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था फिक्स्ड एसेट्स में और वर्किंग कैपिटल में, वो उस टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा। तब आपको जो आपने फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट की, उसकी हो सकता है कुछ स्क्रैप वैल्यू मिले, आपने वर्किंग कैपिटल में जो इन्वेस्ट किया था उसकी भी कुछ रियलाइजेबल वैल्यू मिले। तो फिक्स्ड एसेट्स की स्क्रैप वैल्यू और वर्किंग कैपिटल की रियलाइजेबल वैल्यू, इन दोनों की टोटल को कहते हैं टर्मिनल वैल्यू। ये पैसा आ रहा है, टर्मिनल वैल्यू में पैसा आता है, एक तरह का ये कैश इनफ्लो है, ये एक तरीका का कैश इनफ्लो है, इट इज कैश इनफ्लो। बट ये एक बार ही होता है। सब कब होता है? सबसे लास्ट ईयर जब बिजनेस, मैं देखो एक जनरल सिचुएशन को समझा रहा हूँ, है ना, कोई स्पेसिफिक सिचुएशन को नहीं समझा रहा हूँ, मैं बिजनेस की एक नॉर्मल सिचुएशन को यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो टर्मिनल वैल्यू का मतलब क्या होता है? टर्मिनल वैल्यू का मतलब होता है स्क्रैप वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, स्क्रैप वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स प्लस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ वर्किंग कैपिटल, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ वर्किंग कैपिटल, इट इज टर्मिनल वैल्यू। इसमें पैसा आता है, कैश आउटफ्लो इसमें पैसा जाता है, और इनफ्लो पैसा आता है, टर्मिनल वैल्यू पैसा आता है, ठीक है। तो तीन टर्म्स बहुत काम की है, एक तो कैश आउटफ्लो क्या होता है, दूसरा कैश इनफ्लो क्या होता है, और तीसरा टर्मिनल वैल्यू, क्योंकि कैपिटल बजटिंग में ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब किसी प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करने के लिए इस चैप्टर में हमें बहुत सारे मेथड दे रखे हैं। कुछ मेथड है जिसको हम कहते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो बेसिस पर जो मेथड होते हैं, वो मेथड है। कुछ है नॉन डिस्काउंटिंग मेथड है, कुछ है डिस्काउंटिंग मेथड, और कुछ है नॉन डिस्काउंटिंग मेथड। कैपिटल बजटिंग के इस चैप्टर में हमें बहुत सारे मेथड दे रखे हैं प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करने के लिए। कुछ है डिस्काउंटिंग मेथड और कुछ है नॉन डिस्काउंटिंग मेथड। क्या होता है डिस्काउंटिंग और क्या होता है नॉन डिस्काउंटिंग? डिस्काउंटिंग और नॉन डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग मेथड होते हैं जिसमें हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट काम लेते हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट? टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसमें एक कॉन्सेप्ट आता है प्रेजेंट वैल्यू। बिल्कुल आप लोगों ने फाउंडेशन में आई थिंक पढ़ रखा होगा। दो तरह के होते हैं, एक होता है फ्यूचर वैल्यू, एक होती है प्रेजेंट वैल्यू। तो इसमें प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट काम आता है, प्रेजेंट वैल्यू। नॉन डिस्काउंटिंग जिसमें प्रेजेंट वैल्यू का मेथड काम में नहीं आता। अब डिस्काउंटिंग मेथड कौन कौन से? डिस्काउंटिंग मेथड में पहला आता है जिसको हम कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, एनपीवी। इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड। दूसरा मेथड आता है जिसको हम कहते हैं डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। तीसरा मेथड आता है जिसको हम कहते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। फोर्थ मेथड आता है जिसको हम कहते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। नॉन डिस्काउंटिंग में, अच्छा इसमें एक और भी आता है मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, MIRR। एग्जाम के हिसाब से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है, इसको भी हम पढ़ेंगे। नॉन डिस्काउंटिंग में आता है पेबैक पीरियड, पेबैक पीरियड,
और दूसरा मेथड आता है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, या फिर इसको कहते हैं अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न या फिर इसको कहते हैं अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो हमें ये डिस्काउंटिंग मेथड दे रखे हैं, ये नॉन डिस्काउंटिंग मेथड दे रखे हैं, और इन सब के लिए हमें आउटफ्लो, इनफ्लो और टर्मिनल वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, एक इसमें और पॉइंट की जो जरूरत पड़ती है प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करने के लिए, वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हमें ऑलरेडी चैप्टर दे भी रखा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब है आपकी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। योर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मतलब आप इन्वेस्ट करके कितना कमाना चाहते हो, मिनिमम आप कितना अर्न करना चाहते हो, कितना अर्न करना चाहते हो। जैसे मान लीजिए आप सीए करके कितना कमाना चाहते हैं, तो एक मिनिमम एक्सपेक्टेड होती है कि मुझे सीए करके मंथली 2 लाख की सैलरी चाहिए, है ना। मिनिमम एक्सपेक्टेशन, ज़्यादा दे दे कोई 2 करोड़ दे दे तो मज़ा आ गया, मगर मेरी मिनिमम एक्सपेक्टेशन 2 लाख की है या 1.5 लाख की है या 1 लाख की, जो भी है ना। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब है मेरी मिनिमम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। अब हम कैपिटल बजटिंग में ऐसा मानते हैं कि हम किसी प्रोजेक्ट में तभी इन्वेस्ट करेंगे जब हमें कम से कम, हमें जो मिनिमम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है उतना तो रिटर्न मिले ही मिले, तो ही हम इन्वेस्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। हम कब इन्वेस्ट करेंगे? जब हमें हमारी मिनिमम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जितना या उससे ज़्यादा रिटर्न मिले। जैसे मान लीजिए मेरी मिनिमम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है 15%, और अगर मुझे प्रोजेक्ट से मैंने एस्टिमेट किया कि 15 से ज़्यादा मिलेगा, मज़ा आ गया, इन्वेस्ट करना है। 15 ही मिलेगा ऐसा मैंने एस्टिमेट किया है तो भी ठीक है, बट मान लीजिए मुझे लगता है कि 14% मिलेगा या 13% मिलेगा, मतलब 15 से कम मिलेगा। मैंने कैलकुलेट किया कि अगर मैं इस बिजनेस में इन्वेस्ट करूं तो 15 से कम मिलेगा, तो मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा। मतलब मिनिमम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जितना या उससे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा तो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, अदरवाइज इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। ऐसी हमारी एजम्पशन होती है। ठीक है, ओके। अब कैसे करते हैं, कैसे ये सारे मेथड काम आते हैं, मैं आपको बिल्कुल एक छोटे से एग्जाम्पल से बताता हूँ कि किस तरीके से इसका यूज आता है। ठीक है, हाँ, प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट काम आएगा। अब ये प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट कैसे काम आएगा बिल्कुल हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में, है ना, समझना। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल 1, जैसे मान लीजिए एक प्रोजेक्ट है हम जिसके बारे में अभी सोच रहे हैं कि इन्वेस्ट करें या नहीं करें। उस प्रोजेक्ट में कैश आउटफ्लो, उस प्रोजेक्ट में कैश आउटफ्लो मतलब कितना इन्वेस्टमेंट होगा, फिक्स्ड एसेट्स, वर्किंग कैपिटल, सब कुछ मिलाकर मान लेते हैं कि 40 लाख रुपीस इन्वेस्ट होंगे, 40 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। और ये प्रोजेक्ट अप्रोक्सीमेटली 5 साल का होगा। हमने लाइफ को एस्टिमेट किया है 5 ईयर। अब 5 साल में क्या इनफ्लो होगा, ईयर वाइज, मतलब 5 साल में क्या प्रॉफिट मिलेगा ईयर वाइज, 1 2 3 4 5, कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो का मतलब क्या होता है, नेट प्रॉफिट, उसमें वापस डेप्रिसिएशन को जोड़ना है। तो कैश इनफ्लो मैंने ईयर वाइज कैलकुलेट किया कि फर्स्ट ईयर मुझे कैश इनफ्लो मिल सकती है 8 लाख, सेकेंड ईयर 10 लाख, 13 ईयर 15 लाख, फोर्थ ईयर 20 लाख और फिफ्थ ईयर 25 लाख। ये मुझे कैश इनफ्लो मिल सकती है। ठीक है, 5 सालों में। और जब फिफ्थ ईयर एंड होगा, फिफ्थ ईयर जब एंड होगा, फिफ्थ ईयर को एक बार वापस लिख रहा हूँ, फिफ्थ ईयर ये वाला तो फिफ्थ ईयर है 25 लाख रुपए कैश इनफ्लो, फिफ्थ ईयर का कैश प्रॉफिट। और जब फिफ्थ ईयर एंड होगा तो मुझे टर्मिनल वैल्यू भी मिलेगी। मान लेते हैं मुझे टर्मिनल वैल्यू मिलेगी 5 लाख। तो देखा जाए तो फिफ्थ ईयर में मेरी कैश इनफ्लो हो गई 30 लाख, 25 लाख रुपए का तो कैश प्रॉफिट और 5 लाख रुपए की टर्मिनल वैल्यू।
आप चाहो तो दोनों को जोड़ के लिख दो या अलग अलग भी लिख दो, बट दोनों में ईयर सेम आएगा। 5th ईयर 25 लाख और 5th ईयर 5 लाख, ठीक है। मान लेते हैं मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मेरी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, मतलब मेरी मिनिमम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 10% है। मुझे 10% का मिनिमम रिटर्न चाहिए, तभी मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं, नहीं तो नहीं। ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करेंगे अलग अलग मेथड से। कैसे मेथड अप्लाई करते हैं, बिल्कुल आप ध्यान से समझना। पहले तो मैं इस प्रोजेक्ट को 10% से इवेल्युएट करता हूं, और पहला मेथड लेता हूं एनपीवी मेथड। कौन सा मेथड? नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड क्या करता है, ये जो इनफ्लो है, इनफ्लो के बेसिस पर ये पता करता है कि इस प्रोजेक्ट में कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। इस प्रोजेक्ट में कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, मतलब इस प्रोजेक्ट की वैल्यू क्या है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से एनपीवी का तरीका बताता हूँ कि एनपीवी होता क्या है ना। सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, और प्रेजेंट वैल्यू का भी थोड़ा बहुत आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये फास्ट ट्रैक बैच है तो बिल्कुल अपन इतना डिटेल में तो नहीं कर सकते, बट मैं इतना समझा दूंगा जिससे कि आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। ठीक। तो मान लीजिए आपका एक फ्रेंड है, वो आपके शहर में रहता है, उसके फादर गवर्नमेंट जॉब करते हैं। तो आपका जो फ्रेंड है उसका एक घर है, और वो उसका खुद का घर है, मतलब ओन परचेज घर है उनका खुद का। अब वो उन उसके जो फादर है उसका ट्रांसफर हो रहा है दूसरे शहर में, और वो उनको लगता है कि वापस उस शहर में आने वाले हैं नहीं, क्योंकि जॉब वापस उस शहर में ट्रांसफर होगी नहीं। तो वो चाहते हैं कि जो उसका घर है वो बेच दिया जाए, और जहाँ नया शहर में जा रहे हैं वहां पर खरीद लेंगे नया घर। यहाँ पुराना घर, अब वापस इस शहर में जब आना ही नहीं है तो घर रख कर क्या करेंगे। तो वो चाहते हैं कि जो घर उनका है वो बेच दिया जाए, और दूसरे शहर जहां पर उसके पापा की ट्रांसफर हो गई है वहां पर वो घर खरीद लिया जाए। ठीक है, ओके। मान लेते हैं कि आपको आपके फादर को घर खरीदना ही है, वो भी देख ही रहे थे कि कहीं घर खरीदना है। तो आपने अपने फादर से बात की कि मेरा जो फ्रेंड है सुनील, उसके फादर की ट्रांसफर हो गई है और उनका घर है अच्छी लोकेशन में, और वो बेच रहे हैं, अभी थोड़े टाइम पहले ही खरीदा था। तो घर भी ज़्यादा पुराना नहीं है, वो बेचना चाहते हैं और हमें भी घर खरीदना है, तो क्यों नहीं हम सुनील का घर देख लें, अगर समझ में आया तो वही खरीद लेंगे। आपके फादर को भी बात ठीक लगी, उन्होंने कहा चलो एक बार घर देख कर आ जाते हैं, वहां पर कोई बात नहीं करेंगे, एक बार सब जने घर देख कर आ जाते हैं। तो मम्मी पापा दीदी भैया आप सब मिलकर गए उनका सुनील का घर देखने के लिए। आपने सुनील का घर देखा, आपको ठीक लगा, मतलब सबको ठीक लगा, मगर वहां पर कुछ बताया नहीं, कुछ पूछा भी नहीं। ठीक है, एक बार घर देख लिया, लोकेशन देख ली, घर कैसा बना हुआ है, सब कुछ देखकर वापस आप सभी लोग अपने घर आ गए। फिर आप लोगों ने घर आके डिस्कशन किया, दिखती बात है, बात तो करेंगे कि अब क्या करें। तो सबने कहा कि यार घर तो अच्छा है, खरीदा जा सकता है, अब डिपेंड करता है कि कितने का है। तो उन्होंने पहले सोचा कि यार ये घर कितने तक का होना चाहिए। अभी पूछा नहीं है सुनील से, आपने बात भी नहीं की कितने का है, आपने कहा कितने तक का होना चाहिए घर, हम सब तो बात करें एक बार। तो सबने कहा कि करीब करीब ये जो घर है, जैसा जिस लोकेशन में बना हुआ है, जो प्लॉट की साइज है, जैसा बना हुआ है, उस हिसाब से ये घर 1 CR 1 करोड़ का अप्रोक्सीमेटली होना चाहिए। अगर 1 करोड़ से ज्यादा मांगता है तो मतलब नहीं, फिर कोई और देखेंगे। और अगर 1 करोड़ या 1 करोड़ से कम मांगता है तो ठीक है, मजा आ गया, है ना। ओके। अब सारे घर वालों ने आपसे कहा कि चल तेरा दोस्त है, पूछ फोन करके कि भाई घर बेच रहे हो, कितने में बेच रहे हो। आपने सुनील को फोन किया और पूछा सुनील वो जो घर है वो कितने का है। तो सुनील ने कहा कि वो जो घर है वो हमें बेचना है 1.5 करोड़ में, 1.5 करोड़ में। आपने सपनों का घर जो आपने बना लिया था वो टूट गया, क्यों?
क्योंकि आप लोगों ने जो वैल्यू कैलकुलेट की थी उसके हिसाब से 1 करोड़ का घर था, और सुनील कितना मांग रहा है? 1.5 CR, 1 करोड़ 50 लाख। मतलब ही नहीं, भूल जाओ। आपने कहा ठीक है, बात करते हैं। अब बात क्या करनी है, आपको तो पता ही है कि नहीं खरीदेंगे, है ना। मान लेते हैं सुनील ने कहा कि हमें वो घर 80 लाख रुपीज में बेचना ही बेचना है, 1 रुपया भी कम नहीं, 80 लाख में तो खरीदना है। तो आप तो कितना तक देने को तैयार थे? 1 करोड़। मतलब आप 1 करोड़ देने को तैयार थे, और सुनील ने कहा कि उनको 80 लाख रुपए में घर बेचना है। क्या खरीदोगे? श्योर, बेच लो, खरीद लो, मतलब, है ना। क्योंकि आपने तो 1 करोड़ तक वैल्यू निकाली है। हाँ, ये बात सुनील को नहीं कहेंगे, ये बात सुनील को नहीं कहेंगे कि हम तो 1 करोड़ देने को तैयार थे तो 80 लाख की मांग रहे हैं। भले कितना ही अच्छा दोस्त हो, घर का नुकसान थोड़ी ना हो सकता है। तो 1 करोड़ देने को तैयार थे आप तो, और सुनील कितना मांग रहा है? 80 लाख की मांग रहा है। मजा आ गया, इन्वेस्ट, खरीद लो। मान लो सुनील कहता है कि हमें यह घर 1 करोड़ में बेचना है, और आप लोगों ने क्या एस्टिमेट किया? 1 करोड़। मतलब आपने भी सोचा था 1 करोड़ तक ठीक है, और 1 करोड़ ही मांग रहा है। हो गया सौदा, खरीद लोगे। आप समझे? पहले क्या किया, आपने पूरा घर देखकर आपने अपनी वैल्यू निकाली। क्या निकाली? अपनी वैल्यू निकाली। आपने अपनी वैल्यू क्या निकाली कि यार 1 करोड़ तक ठीक है, अगर 1 करोड़ से ज्यादा मांगेगा तो नहीं खरीदेंगे, 1 करोड़ से कम मांगेगा तो मजा आ गया, खरीद लेंगे, और 1 करोड़ मांगेगा तो भी खरीद लेंगे। बट 1 करोड़ से ज्यादा मांगा तो नहीं खरीदेंगे, क्योंकि 1 करोड़ जितनी ही उसकी वर्थ है। बस हम भी यहाँ पर कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। क्या करने वाले, अब समझना। हमें देखिए, ये इनफ्लो मिलने वाला है, ये पैसा मिलने वाला है। मतलब अगर मैं ये बिजनेस स्टार्ट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? जैसे आप मकान खरीदोगे तो आपको क्या मिलेगा? मकान मिलेगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? हमें अगर ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें 8 लाख रुपए मिलेंगे फर्स्ट ईयर के एंड में, 10 लाख रुपए मिलेंगे सेकंड ईयर के एंड में, 15 लाख मिलेंगे थर्ड ईयर के एंड में, 20 लाख मिलेंगे फोर्थ ईयर के एंड में, और 30 लाख मिलेंगे फिफ्थ ईयर के एंड में। 25 + 5 30 लाख। तो पहले, सबसे पहले तो जो मिल रहा है हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, मतलब वैल्यू निकालेंगे। जैसे आपने वैल्यू निकाली कि मकान की वैल्यू 1 करोड़, तो हम भी इसकी वैल्यू निकालेंगे, है ना। और वैल्यू निकालने के लिए हमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर काम में लेना पड़ता है। यहाँ रेट क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल की रेट क्या है? 10%। तो 10% का पीवी फैक्टर हम कैलकुलेट करेंगे, और उसको इनफ्लो से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? प्रेजेंट वैल्यू। कैसे? ईयर 1 2 3 4 5, कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो। फर्स्ट ईयर 8 लाख, सेकेंड ईयर 10 लाख, थर्ड ईयर 15 लाख। ये हमें मिलेंगे अगर ये बिजनेस स्टार्ट करते तो 20 लाख, और फिफ्थ ईयर टोटल करके लिख देता हूँ 30 लाख। मतलब फिफ्थ ईयर का कैश प्रॉफिट और टर्मिनल वैल्यू दोनों मिलने तो लास्ट ईयर में ही है। फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, मतलब इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे 10%। पी फैक्टर, आपकी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या है? 10%। मतलब मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। 10% का पीवी फैक्टर लेंगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। कैसे लेते हैं पीवी फैक्टर? वैसे तो जनरली क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ होता है, जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसके साथ में पीवी फैक्टर की एक टेबल दे रखी होती है। बट बाई चांस नहीं दे रखी हो तो मैं बता देता हूँ। 10% है ना, तो क्या करोगे? देखो, आप अपने कैलकुलेटर लीजिए, बिल्कुल कैलकुलेटर लीजिए। 10% को आप ऐसे करोगे, 1 / 1.10, 1 / 1.10, 1 / 1.10 इक्वल्स टू कितना आया? ये फर्स्ट ईयर का पी फैक्टर हो गया 0.909। अब आपको क्या करना है? सेकंड ईयर का निकालना है, तो वापस कुछ मत करो, सीधा इक्वल टू दबा दो। इक्वल टू दबाया, क्या आया? 0.826, 0.826। थर्ड ईयर का निकालना है तो इक्वल्स टू दबा दो।
0.751, ये जो थर्ड वाला है ना, इसको फोर्थ वाले के हिसाब से राउंड फिगर करोगे, ठीक है ना। हाँ, फिर इक्वल टू दबाओ 0.683, पॉइंट के बाद 3 तक लेना है, पॉइंट के बाद में 3 तक लेना है, मतलब तीसरी वैल्यू को चौथी के हिसाब से एक बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना, वो डिपेंड करता है कि चौथी वैल्यू क्या है। चौथी वैल्यू अगर 5 या 5 से ज्यादा है तो तीसरी वैल्यू को 1 से बढ़ा दो। और फिफ्थ ईयर का 0.621, ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होता है। क्या होता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर? ये हमें मिलेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो का मतलब पता है क्या है? बिजनेस से जो मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू। बिजनेस से क्या मिलेगा? प्रॉफिट, मतलब इनफ्लो मिलेगा। तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.909, 7 लाख 27,200, 10 lakh multiply by 0.826, 8 lakh 26,000, 15 lakh multiply by 0.751, 11 lakh 26,500। हाँ, ये थर्ड सेकंड तो ऐसे ही हो जाता नहीं, मैंने जबरदस्ती कैलकुलेटर काम में लिया। फिर 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.683, 13 लाख 66,000। फिर 30 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.621, 18 लाख 63,000। और इन सब की टोटल 727,200 प्लस 826,000 प्लस 1126,500 प्लस 13 लाख 66,000 प्लस 18 लाख 63,000, इट इज 59 लाख 8,700। ये हो गई वैल्यू। जैसे आपने निकाली मकान की वैल्यू कितनी? 1 करोड़। आपने मकान, आपके घर वालों ने मकान की वैल्यू कितनी निकाली? 1 करोड़ निकाली ना। एक्चुअल वैल्यू क्या है वो बात की बात है। आपने वैल्यू क्या निकाली? आप उस घर को खरीदोगे अगर वैल्यू 1 करोड़ तक होती है तो, ये वही वैल्यू है। आप इस बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे अगर इन्वेस्टमेंट 59,08,700 तक करना है तो, मतलब 59 लाख भी अगर इन्वेस्ट करना जाए ऑन अप्रोक्स 59 लाख भी इन्वेस्ट करना पड़ जाए तब तक ठीक है। बट अगर इन्वेस्टमेंट कहते हैं 59 लाख से ज्यादा करना है तो नहीं खरीदेंगे, मतलब बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ये वैल्यू है बिजनेस की, ये बिजनेस की वैल्यू। अब आप कैलकुलेट करोगे एक्चुअल वैल्यू क्या है, मतलब क्या इन्वेस्ट करना है। तो आपने आउटफ्लो क्या लिखा? 40 लाख। मतलब आप इस बिजनेस में 59 लाख इन्वेस्ट करने को तैयार हो। जैसे आपने मकान की वैल्यू निकाली 1 करोड़, आप 1 करोड़ रुपए तक देने को तैयार हो, तो आप 59 लाख इन्वेस्ट करने को तैयार हो। बट इन्वेस्टमेंट करना कितना है? 40 लाख ही करना है। हम 59 लाख इन्वेस्ट करने को तैयार हैं एज पर 10% रेट ऑफ रिटर्न, बट हमें इन्वेस्ट करना कितना है? 40 लाख ही करना है, मतलब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। समझे? इसको मेथड कहते हैं एनपीवी मेथड। एनपीवी मेथड में एनपीवी का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। मतलब मैंने थोड़ा सा बेसिक से बताया है कि आप इससे कर सकते हो क्वेश्चन सॉल्व। मतलब आप इन्वेस्ट करने को तैयार हो 59,08,700 और आपको इन्वेस्टमेंट एक्चुअल में करना कितना है? 40 लाख। ये प्लस में आ रहा है, 19,08,700 प्लस में आ रहा है। इसको कहते हैं एनपीवी, जो प्लस में आ रहा है। एनपीवी मेथड ये कहता है कि अगर एनपीवी प्लस आए तो प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। मतलब आप ज्यादा इन्वेस्ट करने को तैयार हो और करना कम है, इन्वेस्टमेंट आप ज्यादा करने को तैयार हो और इन्वेस्टमेंट करना कम है ना। आपने एक टीवी देखी, एक नई टाइप की टीवी आई है मार्केट में, है ना, कि जो आपके सोचने से स्टार्ट हो जाएगी। और चैनल आप सोचोगे यार अभी नेटफ्लिक्स चल जाए और वो नेटफ्लिक्स स्टार्ट कर दे, मान लो ऐसी कोई टीवी आ गई, है ना। तो आपने सोचा यार ऐसी टीवी अगर
2 लाख में भी आती हो ना तो कोई दिक्कत नहीं, वर्थ है। मान लो आपने टीवी की रेट पूछी कि कितने की है, तो कहा 1 लाख की टीवी है साहब। आपने कहा मजा आ गया, मैं तो 2 लाख तक देने को तैयार था। मतलब आपने वैल्यू निकाली 2 लाख और देने 1 लाख की है, तो दिखती बात है खरीदेंगे। तो यहां पर आपने वैल्यू निकाली 59,08,700, मगर इन्वेस्ट तो 40 ही करना है। मतलब अगर 59,08,700 का भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ जाता तो भी आप इन्वेस्ट कर देते, क्योंकि आपको 10% रिटर्न मिल रहा था, आपको 10% का रिटर्न मिल रहा है, बट आपको 40 लाख की इन्वेस्ट करने हैं, मतलब आपको 10% से भी ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। तो आप प्रोजेक्ट में क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे। अगर एनपीवी नेगेटिव आ जाए, अगर एनपीवी नेगेटिव आ जाए मतलब हम जितना इन्वेस्ट करने को इंटरेस्टेड है उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना है। आपने पूछा टीवी की रेट क्या, वो कहता है 5 लाख, आपने कहा छोड़, मतलब नहीं, मैं तो 2 लाख तक ठीक था। आप समझे? तो आपने जो वैल्यू निकाली अगर उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना है तो एनपीवी क्या आएगी, नेगेटिव। इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, कम करना है तो करेंगे, क्योंकि इसमें आपको 10% से ज्यादा रिटर्न मिल रहा है यहाँ इस एग्जाम्पल के हिसाब से। और अगर एनपीवी जीरो आए तो भी करेंगे। एनपीवी जीरो आने का मतलब है जितना आपने वैल्यू निकाली उतना ही इन्वेस्ट करना है, ठीक है, एनपीवी, ठीक है। तो एनपीवी प्लस आए या जीरो आए तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, एनपीवी नेगेटिव आए तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। सिंपल क्या करना है, इनफ्लो को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जैसे 10% लिया तो 1/1.10 इक्वल टू करते जाओगे तो आगे से आगे आता जाएगा हर साल का। अगर मान लीजिए 12% रेट होती है तो 1/1.12, ये 12% का हो गया। मान लो 15% करना हो तो 1/1.15, ये 15% का हो गया। मान लो 9% का करना हो, 9%, 1/1.09, ये 9% का हो गया। 9.5% का करना हो तो 1/1.095, ये 9.5 का हो गया, ठीक है। तो पी फैक्टर आपको निकालना आ गया। वैसे तो क्वेश्चन में जनरली पीवी फैक्टर की टेबल दे रखी होती है, नहीं दे रखी हो तो ऐसा हो जाता है। तो ये हो गया आपका पहला मेथड, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। दूसरा मेथड हम करेंगे पहले प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ये एनपीवी मेथड के जैसा ही है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ये क्या होता है, इसको शॉर्ट में कहते हैं पीआई। क्या कहते हैं, पीआई, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, या इसको डिजायरेबिलिटी फैक्टर भी कहते हैं, डिजायरेबिलिटी फैक्टर। पीआई का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू। इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू 59,08,700 और आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू 40 लाख इक्वल्स टू 59,08,700 डिवाइडेड बाय 40 लाख इक्वल्स टू 1.477। इट इज पीआई। पीआई में कैसे डिसाइड करते हैं, अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एक या एक से ज्यादा है, एक या एक से ज्यादा है तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे। अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एक से कम है, एक से कम आने का मतलब क्या हुआ, एनपीवी नेगेटिव है तो नहीं करेंगे। एक आ रहा है मतलब एनपीवी जीरो है, करेंगे। और अगर एक से ज्यादा है तो एनपीवी पॉजिटिव है मतलब करेंगे। तो देखा जाए तो ये एनपीवी का ही एक और फॉर्म हो गया। एनपीवी करता है पीवी ऑफ कैश इनफ्लो माइनस पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो, ये करता है पीवी ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। बात तो एक ही हुई है ना, अप्रोक्सीमेटली एक जैसी बात हुई। तीसरा मेथड, तीसरा मेथड हम करेंगे यहां पर पे बैक पीरियड। पहले लिखेंगे पे बैक पीरियड, ये नॉन डिस्काउंटिंग है, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को, प्रेजेंट वैल्यू के कॉन्सेप्ट को यूज नहीं करता। पे बैक पीरियड क्या कहता है, समझना बहुत आसान है। आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, आप इस प्रोजेक्ट में 40 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो,
आप प्रेजेंट वैल्यू को भूल जाओ, अब आउटफ्लो और इनफ्लो को सोचो केवल। आप इस प्रोजेक्ट में 40 लाख इन्वेस्ट करो, 40 लाख इन्वेस्ट करो, आपको पहले साल कितने मिल गए? 8 लाख। पेबैक का मतलब है कि आप जितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वो आपको कितने टाइम पीरियड में वापस मिल गया। आप कहोगे 5 साल, नहीं 5 साल नहीं, 5 साल में तो ज्यादा मिला ना, 40 लाख थोड़ी ना मिला, 40 लाख से ज्यादा मिला। मैं कहता हूँ 40 लाख रुपए कितने साल में मिल गए। जैसे मान लीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल ऐसे ही बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं किसी को 5 लाख रुपए उधार देता हूँ, 5 लाख रुपए उधार देता हूँ, और वो मुझे कहता है मैं 1-1 लाख रुपए तुझे दूंगा 7 साल तक, मतलब बाकी के ब्याज, मतलब 5 लाख रुपए मैं उसको दे रहा हूँ, वो मुझे 1-1 लाख रुपए 7 साल तक देगा। तो मेरे 5 लाख कितने साल में आ गए? 5 साल में आ गए। फर्स्ट ईयर 1 लाख मिले, सेकंड ईयर 1 लाख, थर्ड ईयर 1 लाख, फोर्थ ईयर 1 लाख, फिफ्थ ईयर 1 लाख, 5 साल में 5 लाख आ गए। तो मेरा पे बैक पीरियड हो गया 5 साल। अब उसके आगे जो मिल रहा है वो मैंने जितना इन्वेस्ट किया था उससे ज्यादा मिल रहा है। करेक्ट हुआ ना? पेबैक का मतलब है मैं जितना इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो कितने टाइम पीरियड में मुझे वापस मिल रहा है, हम उस टाइम पीरियड को कहते हैं पेबैक पीरियड। तो देखिए अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें कैश इनफ्लो को क्यूमुलेटिव करना है, फिर कैलकुलेट करना है कैसे। मैंने कितना इन्वेस्ट किया? 40। पहले साल कितने मिले? 8। फिर कितने मिले? 10। 8 और 10 18। 18 और प्लस 15, 18 और 15 18 प्लस 15 33। 33, अब ये 20 भी जोड़ दे तो 53 हो जाता है। 33 प्लस 20, ये तो 53 हो गया। मगर मुझे तो 40 लाख रुपए कितने टाइम में मिले वही बताना है। इसका मतलब है 3 साल से ज्यादा मगर 4 साल से कम। 3 साल से ज्यादा क्योंकि 3 साल में कितने मिले? 3 साल में 33 लाख तो आ ही गए, मगर 4 साल से कम क्योंकि 4 साल में तो 53 हो जाता है। तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? 3 साल से ज्यादा और 4 साल से कम। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 इयर्स, 3 साल से ज्यादा है प्लस 3 साल में कितने आ गए? 3 साल में 33 लाख आ गए। कितने बचे हुए? 7 लाख और बचे हुए। मुझे 7 लाख और चाहिए, जबकि चौथे साल में आ रहे हैं 20 लाख रुपए। चौथे साल में 20 लाख आ रहे हैं। ये जहां पर लगता है कि ज्यादा हो रहा है वहां पे रुक जाओ आप। जैसे देखो ये फर्स्ट ईयर 8 प्लस 10 18, 18 प्लस 15 33, 33 में चौथे साल का 20 जोड़ेंगे तो 40 से ऊपर चला जाता है, तो आप 3 पे रुक जाओ। 3 साल तो हो गया प्लस अब 3 तक कितने आ गए? 33। कितने बचे? 7 लाख। और चौथे साल में आ कितने रहे? 20 लाख। तो 7 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख इंटू 12 कर सकते हो, तो ये महीनों में हो जाएगा। 3 साल और कितने महीने हो गए? 7 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख इंटू 12। 3 साल और 4.2 मंथ्स, 3 साल और करीब करीब 4 महीने में 40 लाख पूरे आ गए। अगर आप चाहते हो कि नहीं मंथ में नहीं करना है तो आप इसको ईयर में ही रहने दो। अगर ईयर में रहने दे तो कैसे होगा? 3.7 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख, 3.35 ईयर, 3.35 ईयर इज पे बैक पीरियड। 3.35 ईयर इज पे बैक पीरियड। ठीक है। अब इसमें डिसाइड कैसे करते हैं कि प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जो इन्वेस्टर है, मतलब जो पैसा इन्वेस्ट करने वाला है, अगर उसने सोच रखा है कि मैं किसी प्रोजेक्ट में तब इन्वेस्टमेंट तब करता हूं जब पेबैक 3 साल तक होता है। अब जैसे इस प्रोजेक्ट का पेबैक क्या हो गया? 3 साल से ऊपर हो गया, तो नहीं करेंगे। मतलब आपने जो सोच रखा है कोई स्टैंडर्ड नहीं है, वैसे कोई स्टैंडर्ड पेबैक नहीं है जिससे आप कंपेयर करो। इन्वेस्टर के ऊपर है कि वो क्या पेबैक के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करता है। अगर इन्वेस्टर सोचता है कि मुझे 3 साल से ऊपर के पेबैक में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है तो नहीं करेगा। अगर वो सोचता है कि नहीं मुझे 4 साल तक का पेबैक चलता है, यहाँ तो 4 साल से कम है, तो इसका मतलब है वो इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर देगा। पेबैक जितना कम होता है उतना ज़्यादा अच्छा होता है। मतलब आप जितना इन्वेस्ट करो फटाफट से आपके पैसे अपने पास आ गए तो अच्छा प्रोजेक्ट होगा ना। तो जितना कम पेबैक होता है उतना ज़्यादा अच्छा प्रोजेक्ट होता है।
जितना कम पे बैक पीरियड होता है। ये हो गया पे बैक पीरियड। चौथा है डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड का मतलब क्या होता है? देखो, पे बैक का मतलब तो होता है कि मैंने जितना इन्वेस्ट किया वो कितने टाइम में वापस मिल गया। डिस्काउंटेड पे बैक का मतलब है कि मैंने जितना इन्वेस्ट किया वो 10% जो मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसको जोड़ते हुए कितने टाइम में वापस मिल गया। 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल को ऐड करते हुए कितने टाइम में वापस मिल गया, उसको कहते हैं डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। ठीक है, अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? बहुत सिंपल तरीका है। आपने पे बैक कैसे निकाला था? कैश इनफ्लो को क्यूमुलेटिव करते हुए। आपने कैश इनफ्लो को क्यूमुलेटिव करके निकाला था। डिस्काउंटेड पे बैक आप कैलकुलेट करते हो प्रेजेंट वैल्यू को क्यूमुलेटिव करते हुए। ऐसे ही प्रेजेंट वैल्यू को क्यूमुलेटिव करो। देखो, सबसे फर्स्ट ईयर में प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो 7,27,200। ठीक है, आगे बढ़ो। सेकेंड ईयर 8,26,000। ये दोनों को जोड़ोगे तो 15,53। अभी तो कम है, ये भी जोड़ दो। प्लस 11,26,500। ये जोड़े तो हो गए नहीं सॉरी, ये ऐड किए तो हो गए आपके 26,79,700। 3 साल को जोड़ के अगर मैं चौथे साल को जोड़ दूं तो 40 लाख से ज्यादा हो जाता है। चौथे को जोड़ दूं तो 40 लाख से ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर रुक जाता है, यहाँ रुक जाते हैं 3 साल। 3 years, 3 year प्लस 3 साल में आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो की टोटल कितनी होती है? 26,79,700। 40 लाख से कितना कम है? माइनस 40 लाख। 40 लाख से कम हो रहा है 13,20,300। और चौथे साल की प्रेजेंट वैल्यू होती है 13,66,000। 13,66,000। 13,20,300 डिवाइडेड बाय 13,66,000। 97 ईयर। 3.97 ईयर इज डिस्काउंटेड पे बैक। मतलब 3.35 ईयर में तो आपका पैसा आ गया। 3.97 ईयर में आपका पैसा 10% जोड़ते हुए आ गया। हाँ, 10% जोड़ते हुए 3.97 ईयर में आपका पैसा आ गया। इट इज कॉल्ड डिस्काउंटेड पे बैक। डिस्काउंटेड पे बैक में भी डिपेंड करता है इन्वेस्टर का क्या डिस्काउंटेड पे बैक सोचा हुआ है। 4 साल, 3 साल, 5 साल, 2 साल। अगर इन्वेस्टर ने डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड सोच रखा है 4 साल तक तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट है। बट उसने सोच रखा है कि 3 साल तक तो प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो गया। 2 साल के सोचा गया तो बिल्कुल ही रिजेक्ट हो गया। फिफ्थ, पांचवा मेथड, और वो आता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। देखो, 2 मेथड और है, 3 मेथड वैसे और है। एक तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, एक है मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और एक है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। हम ऐसा करते हैं कि जो 3 मेथड है ये क्वेश्चन से ही समझेंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है उसी के बेस पर इसको सॉल्व करना होता है। तो वो क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ज़्यादा अच्छी तरीके से हम समझ पाएंगे। हाँ, नहीं तो ज़्यादा टाइम भी लगेगा और इतना कुछ मिलेगा भी नहीं। तो 4 मेथड आपने समझे कैसे प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करते हैं। हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपके क्रैकर का भी क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके क्रैकर का भी क्वेश्चन नंबर 1 है। क्रैकर का भी क्वेश्चन नंबर 1 है। इस क्वेश्चन नंबर 1 में इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, हाँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एक्स लिमिटेड इज कंसिडरिंग टू परचेज ऑफ न्यू प्लांट वर्थ ₹80 लाख। 80 लाख रुपए का प्लांट आएगा। द रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। मतलब आपकी मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट पे बैक एनपीवी एट 10% डिस्काउंट रेट, मतलब 10% आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पता करना है और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पता करना है। ये आगे लिखा हुआ है विद द हेल्प ऑफ 10% एंड 15%। ये बाद में समझेंगे क्या होता है। द एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन एंड प्रेजेंट। देखो, टैक्स घटाने के बाद और डेप्रिसिएशन से पहले वही होता है।
मैंने आपको कहा था ना, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन इक्वल टू कैश इनफ्लो। तो ये टैक्स माइनस हो रखा है और डेप्रिसिएशन वापस ऐड हो रखा है, तो सीधा आपको कैश इनफ्लो ही दे रखी है। प्रोजेक्ट 10 साल का है, 10 साल की कैश इनफ्लो दे रखी है। आपको क्या क्या पता करना है? पेबैक, एनपीवी, पीआई और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, है ना। आउटफ्लो कितना है? आउटफ्लो है 80 लाख। एक बार लिख लेते हैं, कैश आउटफ्लो इक्वल्स टू रुपीज 80 लाख। ईयर वाइज कैश इनफ्लो और उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी निकाल लेते हैं। कैश इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू ईयर वाइज, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स ईयर, सेवन्थ ईयर, एट्थ ईयर, नाइन्थ ईयर और 10th ईयर। ये 10th ईयर की जो कैश इनफ्लो दे रखी है, कुछ और नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये इंक्लूडिंग टर्मिनल वैल्यू होगी। अच्छा देखिए, 14 लाख कैश इनफ्लो फर्स्ट ईयर की, 14 लाख, सेकेंड ईयर 14 लाख। अच्छा, मतलब 5 साल तक 14 लाख है। 14 लाख, 14 लाख, 14 लाख, 16 लाख, 20 लाख। एक मिनट, आप लोग अभी मत लिखना, रुक जाना, रुक जाना आप लोग। 20 लाख, 30 लाख, 20 लाख। अच्छा, मैंने कुछ बीच में मिस कर दिया क्या? 5 साल तक, फिर 5 साल में भी, फिफ्थ ईयर में भी गड़बड़ है। हाँ, आप एक मिनट रुक जाना है, लिखना मत, क्योंकि इसमें कुछ चेंज करने वाला हूँ मैं। समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बट मैं चेंज करूँगा इसको, इसलिए आप अभी लिखना मत। 14 लाख, 16 लाख, 20 लाख और 30 लाख, 20 लाख और 8 लाख। ठीक है। अच्छा, मगर हाँ, यहाँ पे तो पेबैक भी तो कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलो लिख लीजिए। हाँ चलो लिख लीजिए, वो पॉइंट फिर बाद में समझाएंगे। फर्स्ट ईयर, मतलब ईयर और कैश इनफ्लो लिख लीजिए, बिल्कुल साथ साथ में लिख लीजिए आप लोग। 10 साल का प्रोजेक्ट है, बड़ा क्वेश्चन हो गया नहीं। फिर इसको पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे एट द रेट 10%। 10% के पी फैक्टर के से मल्टीप्लाई, और ये दे रखा है, देखिए मैंने कहा ना आपको पी फैक्टर बहुत बार क्वेश्चन में दे। यहाँ पी फैक्टर 10% भी। अब आप कहेंगे सर ये 15% क्यों दे रखा है? तो ये 15% दे रखा है आईआरआर को कैलकुलेट करने के लिए, इसलिए अभी आप 15 को भूल जाओ। हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, तो हमें 10% से मतलब है। 0.909, 909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621, 0.564, 0.513, 0.467, 0.424 और 0.386। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो 14 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.909, 12 लाख 72,600, 14 lakh multiplied by 0.826, 11 lakh 56,400, 14 lakh multiplied by 0.751, 10 lakh 51,400, 14 lakh multiplied by 0.683, 956,200, 14 lakh multiplied by 0.621, 869,400, 16 lakh multiplied by 0.564, 9 lakh 2,400, 20 lakh multiplied by 0.513, 10 lakh 26,000, 30 lakh multiplied by 0.467,
14,01,000, 20 lakh मल्टीप्लाई बाय 0.424, 8,48,000, और 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.386, 3,08,800, टोटल 97,92,200। करेक्ट। अच्छा, ये जो प्लांट में इन्वेस्ट हो रहा है वो आउटफ्लो हो गया। सबसे पहले हमें पूछा है पे बैक पीरियड। लिखना चाहते हो? ठीक है, ठीक है, ये लीजिए, पहले आप लिख लीजिए यहाँ तक। कैश आउटफ्लो, ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यहाँ केवल इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है, तो बस उसी को हम यहाँ कैश आउटफ्लो कहेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़े। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है पेबैक पीरियड। ठीक है, पेबैक पीरियड में हम क्या करते हैं, कितना आउटफ्लो है 80 लाख, इनफ्लो को क्यूमुलेटिव करते हैं। इनफ्लो को फर्स्ट ईयर 14, फिर 14, फिर 14, 14 हो गए आपके 70, 70 लाख हो गए ना। 5 साल में 70 लाख हो गए। अगर ये 16 को भी जोड़ दें तब तो 80 से ज्यादा हो जाता है, तो हम यहाँ रुक जाएंगे ईयर प्लस 5 साल में कितने आ गए 70, जबकि आउटफ्लो कितना है 80, तो 10 लाख और ये हो गए 16 लाख, तो 5.10 लाख डिवाइडेड बाय 16 लाख, 0.625, 625 ईयर, इट इज पे बैक पीरियड। दूसरा आता है हमारा यहाँ पे एनपीवी मेथड, नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो 97,92,200 माइनस 80 लाख इक्वल टू 17,92,200। नहीं, हमें यहाँ डिसीजन के लिए कहा भी नहीं है, केवल यही कहा है कि आप कैलकुलेट करो। ये नहीं कह रखा है बताओ प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है नहीं करना है, तो हमें केवल कैलकुलेट करना है। तीसरा पॉइंट क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। 97,92,200 डिवाइडेड बाय 80 लाख इक्वल्स टू 1.224। एक मिनट, आप लिखे है ना।
आज की क्लास को हमें यहीं बीच में ही रोकनी पड़ेगी, मतलब आज की क्लास को यहीं एंड करना पड़ेगा। आपने लिख लिया ना ये? हाँ ठीक है ठीक है। तो आज की क्लास को कुछ अर्जेंट काम होने की वजह से मैं यहीं पर रोक रहा हूँ, मतलब ख़त्म कर रहा हूँ। अभी तक इसमें एक और पॉइंट है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की कैलकुलेशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस क्वेश्चन को पूरा करेंगे, फिर आगे के क्वेश्चंस और आगे के पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, टेक केयर।